अध्यापक शिक्षा में शिक्षक शिक्षा में शिक्षण एवं नवाचार विषय के अंतर्गत हमने पिछली कक्षाओं में छात्र शिक्षण, उसकी विशेषताएं, पर्यवेक्षण, खंड शिक्षण, प्रतिमान, उसकी विशेषताएं, कौन कौन से प्रतिमान होते हैं और के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज हम द्वितीय अध्याय में शिक्षण कौशलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। शिक्षण कौशल को हम अंग्रेजी में टीचिंग स्किल कहते हैं। शिक्षण कौशल का अर्थ एवं परिभाषाएं। शिक्षक को शिक्षण कला में निपुण होने के लिए आवश्यक है कि वह विभिन्न शिक्षण कौशलों में जानकारी रखे तथा आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग करे। इस प्रकार विभिन्न कौशलों के प्रयोग के द्वारा शिक्षक शिक्षार्थियों को समझकर उनकी आवश्यकताओं को जानकर उचित मार्गदर्शन कर सकेगा तथा उनमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त कर सकेगा। शिक्षण कौशल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण व कौशल। शिक्षण अर्थात पढ़ाना या शिक्षार्थी के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाना। कौशल कौशल अर्थात क्रियाओं या समान व्यवहारों का समूह। शिक्षण कौशल को स्पष्ट करने के लिए अनेक विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी है, जिसमें N.L. गेज ने भी एक परिभाषा दी। उनके अनुसार शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे अध्यापक अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग करता है। ये शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं अथवा शिक्षक के प्रदर्शन के अंतर्गत सतत व्यवहार से संबंधित होती है। अब हम बात करते हैं शिक्षण कौशल की विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता है कि शिक्षण कौशल के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया सरल तथा अधिक सुगम हो जाती है। दूसरी विशेषता है कि शिक्षण कौशल प्रक्रिया व व्यवहारों से संबंधित होती है। तीसरी, शिक्षा के विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। इसके माध्यम से विषय वस्तु सरलता व सुगमता से सिखाई जा सकती है। नेक्स्ट विशेषता है शिक्षण कौशलों से समस्त अंतःक्रिया को सक्रिय बनाया जा सकता है। अब हम शिक्षण कौशलों के विकास के बारे में बात करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण कौशल आपस में नियोजित एवं समन्वित ढंग से कार्य करते हैं। इसके लिए शिक्षक का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। इसलिए विभिन्न शिक्षण कौशलों को विश्लेषण करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु प्रयुक्त होते हैं। हम सभी विषयों के शिक्षण कौशलों की पहचान सर्वप्रथम एलन एवं रॉयल ने 1969 में की थी। इन्होंने अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में 14 शिक्षण कौशलों का विवरण दिया, जो इस प्रकार है। उद्दीपन परिवर्तन, दूसरा विन्यास प्रेरणा, तीसरा समीपता, चौथा मौन एवं शाब्दिक अंतःक्रिया, पांचवा पुनर्वलन, नेक्स्ट प्रश्न पूछना, खोजपूर्ण प्रश्न, विकेंद्रीय प्रश्न, छात्र व्यवहार का ज्ञान, दृष्टांत देना, व्याख्यान, उच्च स्तरीय प्रश्न, नियोजित पुनरावृत्ति, संप्रेषण पूर्णता। 1975 में बड़ौदा विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एडवांस स्टडी में डॉक्टर B.K. पासी, M.M. भट्टाचार्य एवं अब्राहम ने शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले 13 कौशलों की विवेचना की। B.K. पासी ने अपनी पुस्तक बिकमिंग बेटर टीचर में उपयुक्त 13 कौशलों की चर्चा की। रमा ने भौतिक शास्त्र के सम्यक शिक्षण हेतु 14 कौशलों की चर्चा की। हम बात करते हैं कि पाठ्य योजना में शिक्षण कौशलों की पहचान किस प्रकार से की जाती है। पाठ्य योजना में किस कौशल का प्रयोग कहाँ पर करना है, यह जानने के लिए पाठ्य योजना को 5 अवस्थाओं में विभक्त किया गया है, जिसमें प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में अध्यापक द्वारा कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण संबंधी जो तैयारी करता है उसका उल्लेख होता है, जिसमें अनुदेशन के उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखना पहला पॉइंट। इस स्तर पर शिक्षक शिक्षण कार्य आरंभ करने से पूर्व पाठ्य योजना तैयार करता है, जिसके अंतर्गत वह शिक्षण के उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखता है, जिसके आधार पर वह शिक्षण प्रभावी होता है। इसमें अध्यापक निम्न क्रियाएं करता है, जैसे विषय वस्तु का विश्लेषण करना, समुचित क्रियाओं का चयन करना, उद्देश्यों को व्यवहारिक लिखना। दूसरा है पाठ की गति, कि इस कौशल में शिक्षण शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करता है, जिससे प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक दोनों के अनुसार शिक्षण क्रियाएं सम्मिलित होती है। तीसरा पॉइंट है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री की व्यवस्था। इस कौशल के अंतर्गत शिक्षण की जाने वाले विषय वस्तु को रुचिपूर्ण
वह प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करता है, जिससे शिक्षार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षार्थियों के व्यवहारों का ज्ञान। इसके अंतर्गत इस कौशल का उपयोग करके शिक्षक शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकता है। यदि शिक्षक शिक्षार्थियों के व्यवहारों में जानकारी रखता है तो वह उन्हीं के अनुसार शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके उनमें सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। कक्षा शिक्षण के समय व योजना बनाते समय इस कौशल का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कक्षा व्यवस्था, क्लास मैनेजमेंट। शिक्षक द्वारा कक्षा में जाने के पश्चात सर्वप्रथम कक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करता है। यदि कक्षा में भौतिक एवं प्राकृतिक साधन की व्यवस्था ठीक नहीं है तो शिक्षण में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसलिए पहले भौतिक व प्राकृतिक साधनों की व्यवस्था ठीक प्रकार से कर लेनी चाहिए ताकि शिक्षण का वातावरण बन सके। द्वितीय अवस्था, इस स्तर में शिक्षक नियोजित पाठ को प्रस्तुत करता है। पाठ का प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली ढंग से हो, इसके लिए शिक्षक को निम्न कौशलों की आवश्यकता होती है। पहला है प्रस्तावना कौशल, इंट्रोडक्शन स्किल। दूसरा है प्रश्नों की प्रभावशीलता, फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चनिंग। तीसरा व्याख्या करना, एक्सप्लेनिंग। चौथा है व्याख्यान, लेक्चरिंग। नेक्स्ट है दृष्टांत देना व उदाहरणों का प्रयोग करना। नेक्स्ट उद्दीपन परिवर्तन, स्टिमुलस वेरिएशंस। शाम पट का प्रयोग, यूजिंग ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट मौन एवं शाब्दिक अंतःक्रिया, साइलेंस एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन। पुनर्बलन, रिइंफोर्समेंट। खोजपूर्ण प्रश्न, प्रॉबिंग क्वेश्चंस। विकेंद्रीय प्रश्न, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस। उच्च स्तरीय प्रश्न, हाई ऑर्डर क्वेश्चंस। नेक्स्ट शिक्षार्थियों संभावियों वृद्धि, इंक्रीजिंग पीपुल पार्टिसिपेशंस। संप्रेषण की पूर्णता, कम्युनिकेशन कंप्लीटनेस। जिसमें तृतीय अवस्था के अंतर्गत आती है कि पाठ का समापन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। इस अवस्था में निम्न कौशलों की आवश्यकता होती है। पहला है पाठ समापन कौशल, दूसरा नियोजित पुनरावृत्ति और तीसरा गृह कार्य। जिसमें उपरोक्त सभी कौशलों में निपुणता लाने हेतु जो विधा प्रभावशाली रूप में प्रयुक्त की जाती है वह है सूक्ष्म शिक्षण, जिसे हम माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं। इसे प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाला कहा गया है। सूक्ष्म शिक्षण की मूल भावना अध्यापन प्रस्तुतियों को नियंत्रित रूप में विकसित करना है, जिससे कौशल निष्पादन में निखार लाया जा सके। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। इसको सरल बनाने के लिए शिक्षण क्रियाओं के एक एक घटक को कृत्रिम रूप से नियोजित करके अभ्यास कराया जाता है। और सूक्ष्म शिक्षण क्या है, पहले इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। सूक्ष्म शिक्षण, जिसको अंग्रेजी में हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं, सन 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका के थे, के छात्र कीथ एचिसन ने जर्मनी के एक अखबार में हाथ में ले जाने वाली वीडियो टेप रिकॉर्डर, जिसका नाम मैक्ट्रोनिक था, का समाचार पढ़ा, जिसकी खोज जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने की थी। उस समय एचिसन डॉक्टर रॉबर्ट एन बुश और डॉक्टर BW एलिन के अधीन शोध कार्य कर रहे थे। इस कार्य के लिए उन्हें फोर्ड के फाउंडेशन नामक संस्था से आर्थिक अनुदान मिला था, जिससे कि वे प्रशिक्षणार्थियों के लिए नवीन एवं प्रभावशाली ये अध्ययन कार्यक्रम तैयार कर सके। अध्यापन शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने संक्षिप्त अध्यापन अभ्यास कार्यक्रम तैयार किए, जिन्हें प्रदर्शन अध्यापन, डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक छात्र अध्यापक को 5 या 6 छात्रों को संक्षिप्त पाठ पढ़ाने या पढ़ने के और उसी समय कक्षा के अन्य छात्र विभिन्न भूमिका निभाया करते थे। इनमें एक छात्र अच्छे विद्यार्थी की, दूसरा छात्र कमजोर विद्यार्थी की जिसका पढ़ने में ध्यान न हो, तीसरा छात्र केवल ध्यान मग्न छात्र की भूमिका निभाता था, चौथा छात्र जब कुछ जानने वाला माना जाता था और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने को तैयार रहता था, चाहे उसका उत्तर सही हो या गलत। ऐसी परिस्थिति के बाद पर्यवेक्षक, प्राध्यापक एवं प्रशिक्षणार्थी छात्राध्यापकों ने महसूस किया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में नाटक होता है और अनेक बार प्रबल इच्छाएं उत्पन्न होती है, किंतु कोई सहायता नहीं बन पाती है। परिणाम यह होता है कि पर्यवेक्षक, प्राध्यापक, प्रशिक्षणार्थी अध्यापक से पृष्ठ पोषण हेतु बात करता तो वे प्रशिक्षणार्थी अध्यापक यह स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे कि उन्होंने कोई गलत बात की है या कही है। इस प्रकार अध्यापक कार्य में लाभ की बजाय एक उलझन पैदा हो जाती थी। इस विषय में एचिसन का विचार था कि प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा अध्यापन कार्यों को टेप किया जाए।
जिससे प्रशिक्षणार्थी अध्यापक को विश्वास हो सके कि वस्तुतः उसने वही पढ़ाया है। ऐसा करने से पर्यवेक्षक, प्राध्यापक एवं प्रशिक्षणार्थी अध्यापक दोनों को ही पृष्ठपोषण फीडबैक में बहुत मदद मिल सकेगी। डॉक्टर बुश व एलन ने अपने शिवम एचिसन का यह सुझाव सहर्ष स्वीकार कर लिया और तत्पश्चात एचिसन ने इस क्षेत्र में अपनी इस प्रक्रिया को माध्यम से अनेक प्रयोग प्रारंभ किए और प्रशिक्षणार्थियों अध्यापकों के अध्यापन विभाग में यथोचित परिवर्तन लाने का प्रयास किया। एचिसन ने इस तरीके से प्रशिक्षणार्थियों अध्यापकों के व्यवहार को अपने शैक्षिक उद्देश्य के आधार पर परिवर्तित किया। भारत में सूक्ष्म शिक्षण के प्रयोग 1967 से 1970 के मध्य किए गए। इनमें डी तिवारी, राजकीय सेंट्रल पीडोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, के पांडे व के शर्मा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय व पासी व शाह, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी, बड़ौदा प्रमुख है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने शोध परियोजनाओं के काल स्वरूप सूक्ष्म शिक्षण के एक भारतीय प्रतिमान इंडियन मॉडल की रचना की। इसे NCERT ने अपने द्वारा प्रकाशित जांगिड व सिंह द्वारा लिखित पुस्तक कोर टीचिंग स्किल में स्थान दिया। अब बात करते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ व विशेषताएं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। बुनियादी तौर पर कहा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण एक अनुक्रम अवरोही शिक्षण संपर्क माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी अध्यापक एक छोटे समूह 5 से 10 छात्र कम समय 5 से 10 मिनट एवं कम विषय वस्तु का शिक्षण करता है। इस शिक्षण के अंतर्गत एक शिक्षण कौशल पर ही ध्यान दिया जाता है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य एक कुशल अध्यापक विकसित करना है। माइक्रो टीचिंग के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं दी, जिसमें पहली परिभाषा क्लिफर्ट ने दी, जिनके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण विशिष्ट कक्ष परिस्थितियों में संपन्न होती है, जिसका आकार सीमित, क्षेत्र सीमित और समय सीमित होता है। दूसरी परिभाषा रॉबर्ट एंड बुश ने दी। उनके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण वह विधि है जिसमें शिक्षक छात्रों को 5 से 10 मिनट लघु पाठ पढ़ाने का अवसर प्रदान करता है तथा उससे संबंधित परिणामों की वीडियो टेप द्वारा जांचने का प्रयास या अवसर प्रदान करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर कुछ विशेषताएं प्रकट होती हैं, जिसमें पहली विशेषता है कि सूक्ष्म शिक्षण नियंत्रित परिस्थितियों में संपन्न होती है। दूसरी विशेषता है कि कक्षा का आकार छोटा होता है। कक्षा के आकार से यहाँ पर तात्पर्य है छात्रों की संख्याओं से है, जो कि 5 से 10 होती है। तीसरी, समय भी कम होता है, यहाँ पर 5 से 10 मिनट लिए जाते हैं। नेक्स्ट, विषय वस्तु भी कम होती है कि जो छात्र अध्यापक है उन्हें विषय वस्तु भी कम प्रस्तुत करनी होती है। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग अध्यापकों में शिक्षण कौशलों का विकास करने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण की तत्काल प्रतिपुष्टि होती है, अर्थात फीडबैक लिया जाता है। यदि छात्र सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना ठीक प्रकार से शिक्षण नहीं करा पाता है तो दोबारा उसे प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण करना होता है। अब बात आती है सूक्ष्म शिक्षण के सोपानों के, स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण के सोपानों का वर्णन BK पासी तथा MM शाह ने अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग इन टीचर एजुकेशन में किया। सूक्ष्म शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उसे पूर्व में नियोजित किया जाता है। नियोजन को क्रमबद्ध किया जाता है, पदों की व्यवस्था की जाती है और सूक्ष्म शिक्षण के निम्न पद इस प्रकार है, जिसमें अर्थों को स्पष्ट किया जाता है, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, उसके घटक, उसकी विशेषताएं, उसके गुण, उसके दोष आदि क्या है, इस पर समस्त विषयों पर चर्चा की जाती है। नेक्स्ट, शिक्षण कौशलों का परिचय दिया जाता है और इसके अंदर शिक्षण कौशलों का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इस सोपान में छात्र अध्यापकों को सैद्धांतिक पक्ष का ज्ञान प्राप्त करवाकर उन्हें व्यवहारिक स्वरूप ज्ञान प्रदान करना होता है। छात्र अध्यापक इन कौशलों को अपने व्यवहार में ढालता है तथा शिक्षण प्रक्रिया को सुदृढ़ और मजबूत करता है। नेक्स्ट है आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ मॉडल लेसन, कि एक अध्यापक किस प्रकार के पाठ का प्रदर्शन करें वो इसके अंतर्गत बात कही गई है। इसकी अनेक विधियां है, जैसे शिक्षक प्रशिक्षक स्वयं सूक्ष्म पाठ पढ़ाकर दिखा सकता है। दूसरा, सूक्ष्म शिक्षण लिखित रूप में छात्र अध्यापकों को दिया जा सकता है। नेक्स्ट,
रिकॉर्ड किए गए पाठ को प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट, आदर्श पाठ को साधारण टेप रिकॉर्डर पर टेप कर प्रशिक्षणार्थियों को सुनाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अनुरूप शिक्षण, सिमुलेटेड टीचिंग बाय द ट्रेनीज। इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक उसी शिक्षण पर सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करता है जिसके द्वारा आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण उन्हें देखना होता है। इस योजना में 5 से 10 मिनट की अवधि होती है और छात्रों की संख्या 5 से 10 मिनट होती है और समय भी 5 से 10 मिनट के अंतर्गत होता है, जिसके अंतर्गत छात्र अध्यापक को अपनी विषय वस्तु का प्रेजेंटेशन उसी सीमित समय के अंदर करना होता है ताकि वह करना होता है और उस दौरान यदि वह उस समय के दौरान अपना शिक्षण नहीं करवा पाता है तो उसे पुनः प्रतिपुष्टि करके या फीडबैक देके पुनः शिक्षण करना होता है। नेक्स्ट, विचार विमर्श एवं प्रश्न पोषण। इस सोपान में प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रस्तुत किए पाठ का वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है और सभी प्रशिक्षक व प्रशिक्षणार्थी उसका अवलोकन करते हैं तथा प्रश्न पोषण देते हैं। यह वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है तो सभी प्रशिक्षणार्थी एवं प्रशिक्षक आपस में विचार विमर्श करते हैं और प्रशिक्षक पाठ को पढ़ाने वाले प्रशिक्षणार्थियों को कौशल के प्रदर्शन में हुई कमियों को बताकर दूर करने के उपाय समझाता है। इस कार्य में उपस्थित अन्य प्रशिक्षणार्थी भी अपने विचार बताकर दूर करने के उपाय समझाता है। इस कार्य में उपस्थित अन्य प्रशिक्षणार्थी भी अपने विचार प्रस्तुत कर प्रशिक्षणार्थियों की सहायता करते हैं। इसके बाद पुनः शिक्षण हेतु निर्देश देकर 15 मिनट के लगभग समय दिया जाता है और पुनः शिक्षण करवाया जाता है। नेक्स्ट है पाठ का पुनः नियोजन, रिप्लानिंग ऑफ लेसन। छात्र अध्यापक प्रतिपुष्टि तथा पर्यवेक्षक द्वारा किए गए समीक्षा के आधार पर पाठ का पुनः नियोजन करता है जिससे वह कौशल को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सके। पुनः शिक्षण व पुनः प्रतिपुष्टि, रीटीच एंड री फीडबैक। इस सोपान में छात्र अध्यापक पुनः नियोजित पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण करता है और पर्यवेक्षक द्वारा पुनः उसकी समीक्षा की जाती है जिससे छात्र अध्यापक को यह मालूम हो सके कि उसे आदर्श पाठ को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है। इसे दोबारा प्रश्न पोषण होता है और इसे ही हम पुनः प्रतिपुष्टि भी कहते हैं। इस प्रकार यह क्रम तब तक चलता है जब तक छात्राध्यापक अपने शिक्षण कौशल में दक्षता प्राप्त नहीं कर लेता। एलन व रॉय ने इस सूक्ष्म शिक्षण चक्र के लिए दिए जाने वाले समय का इस प्रकार निर्धारण किया है कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ 5 मिनट, विचार विमर्श 10 मिनट, पुनः निर्माण 15 मिनट, पुनः शिक्षण 5 मिनट, पुनः विचार विमर्श 10 मिनट। इस प्रकार कुल समय 45 मिनट का होता है और इस साइकिल को हम एक सूक्ष्म शिक्षण को हम एक साइकिल के द्वारा भी हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके अंदर पाठ योजना तैयार करना, प्रस्तुतिकरण करना, प्रतिपुष्टि करना, पुनः पाठ योजना बनाना, पुनः शिक्षण करना और पुनः प्रतिपुष्टि अर्थात पुनर्बलन देना। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण करवाने से छात्र अध्यापकों को क्या लाभ है, इसके बारे हम यहाँ बात करते हैं, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा, यह वास्तविक शिक्षण है जो सामान्य कला शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। नेक्स्ट, इससे छात्र अध्यापक विभिन्न कौशलों का पूर्व अभ्यास करके उसका उपयोग की विधि से परिचित हो जाते हैं। इससे उनमें कॉन्फिडेंस की भी वृद्धि होती है। इस विधि में शिक्षण सामग्री का पूर्व नियोजन कर लिया जाता है जिससे शिक्षण में क्रमबद्धता बनी रहती है। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग प्रशिक्षण काल में उपचारात्मक विधि के रूप में किया जा सकता है जिससे छात्राध्यापक अपनी त्रुटियों में सुधार करके अपने शिक्षण में उत्तम या सुधार करके उत्तम बना सकते हैं। यह मितव्यय विधि है। यह पर्यवेक्षण के समय की बचत है, साथ ही शिक्षण की प्रभावशालीता में वृद्धि करता है। यह छात्रों तथा विद्यालयों पर किसी प्रकार का भार नहीं डालता है। नेक्स्ट, इस विधि में निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षण करने से ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट, इस विधि से छात्र व शिक्षक दोनों ही नियंत्रित रहते हैं। इसमें समय भी कम लगता है, छात्र स्वावलंबी बनता है और साथ ही इसमें तत्काल पुष्टि भी की जा सकती है ताकि छात्र अपने शिक्षण में सुधार कर सके। नेक्स्ट बात आती है सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। यह वास्तविक शिक्षण का लघुरूप होने के कारण वास्तविक शिक्षण से भिन्न है जिससे छात्र अध्यापक पूर्णतया परिपक्व नहीं हो सकता है। सूक्ष्म शिक्षण में 5 से 10 छात्रों को पढ़ाया जाता है जबकि कक्षा शिक्षण में छात्र संख्या 20 से 40 तक होती है। ऐसे में छात्र अध्यापक प्रभावी शिक्षण नहीं करा सकता है। यह विधि उच्च स्तर के बालकों के लिए लाभकारी है। इसे प्रशिक्षक को ही प्रभावी बनाया जा सकता है।
शिक्षण में यह अपेक्षित लाभ नहीं दे सकती। यह विधि तभी सशक्त और प्रभावी हो सकती है जब प्रभावशाली प्रशिक्षण हो, जिनका कि वर्तमान में अभाव है। इसमें एक बार में एक ही कौशल का उपयोग किया जाता है, जिससे छात्र अध्यापक सभी कौशलों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। वर्तमान प्रशिक्षण महाविद्यालयों में इसमें प्रयुक्त होने वाले उपकरणों का पर्याप्त अभाव है, अतः समुचित प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता है। अब बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। पहली विशेषता आती है कि इस कक्षा में 5 से 10 छात्र या 5 से 6 छात्र होते हैं, जिससे कक्षा बहुत छोटी होती है। इसमें कालांश या समयावधि बहुत 5 से 10 मिनट की होती है। अध्यापक छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण को अधिक महत्व दिया जाता है। तत्काल पृष्ठपोषण दिया जाता है। वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग अपेक्षित है। पूर्व अभ्यास आवश्यक है आदि। यह विधि सभी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रयुक्त की जा सकती है। इसमें एक कालांश में किसी एक कौशल को विकसित किया जा सकता है। छात्र अध्यापक की सही क्रिया नहीं करने पर पुनः पाठ्य योजना तैयार नहीं करनी पड़ती है तथा पुनः शिक्षण करना पड़ता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि छात्र अध्यापक अपने शिक्षण कौशलों को विकसित नहीं कर ले। अब बात आती है कि सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्यों है। सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण को हम सरल बना सकते हैं। दूसरी बात, छात्र अध्यापक में जो कमियां होती है हम उसे दूर कर सकते हैं। साथ ही पाठ का किस प्रकार से निरीक्षण किया जाता है यह भी सीखते हैं। साथ ही मूल्यांकन व्याख्या पाठ के तुरंत बाद इसमें संभव हो जाता है। शिक्षक व शिक्षण पर नियंत्रण संभव होता है और यह मितव्ययी विधि है। इस कारण सूक्ष्म शिक्षण भी आवश्यक है। अब सूक्ष्म शिक्षण के दौरान हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, शिक्षण करवाए जाने वाले विषयों स्पष्ट होनी चाहिए, विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात है, वाद विवाद के समय आलोचना नहीं करनी चाहिए, अपितु सुझाव के रूप में कमजोरियों को बतलाना चाहिए। कुछ क्रियाओं की प्रशंसा भी करनी चाहिए। एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का प्रयोग करना चाहिए और उसी से संबंधित सुझाव भी देने चाहिए। अभ्यास से पूर्व छात्राध्यापक को अपनी पाठ्य योजना बना लेनी चाहिए और शिक्षण युक्तियों का निर्धारण कर लेना चाहिए। एक ही विषय में के छात्राध्यापक के वाद विवाद में सम्मिलित करना चाहिए और उन्हीं को निरीक्षण का अवसर देना चाहिए। अर्थात जब माइक्रो टीचिंग हो उस समय एक ही विषय के छात्राध्यापक उसके अंतर्गत हो। अब बात आती है कि माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग में क्या डिफरेंस है, सूक्ष्म शिक्षण और साधारण शिक्षण में क्या अंतर है। इससे सूक्ष्म शिक्षण की हम पहले बात करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या कम होती है, जिससे 5 से 10, समय कम होता है 5 से 10 मिनट। इसमें एक ही कौशल पर ध्यान दिया जाता है। विषय वस्तु भी कम होती है। इसमें तत्काल पृष्ठपोषण दिया जाता है। जटिलताएं भी कम होती है। वीडियो टेप आदि का उपयोग शिक्षण में सुधार लाने के लिए किया जाता है। शिक्षण कार्य सरल हो जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के लिए अनेक कक्षों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, जब तक छात्र अध्यापक में शिक्षण कौशल का पूर्ण विकास नहीं होता तब तक यह चलता रहता है। सूक्ष्म शिक्षण में प्रशिक्षक को दक्ष एवं अनुभवी होना जरूरी है। सूक्ष्म शिक्षण छात्र अध्यापक के लिए उपयोगी है। अब बात करते हैं मैक्रो टीचिंग यानी साधारण शिक्षण। साधारण शिक्षण में छात्रों की संख्या 30 तक होती है। साधारण शिक्षण में 30 से 30 मिनट का समय होता है। सभी प्रकार के कौशलों पर ध्यान दिया जाता है। विषय वस्तु अधिक होती है। तत्काल पृष्ठपोषण नहीं दिया जाता है। जटिलताएं अधिक होती है। वीडियो टेप आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। शिक्षण कार्य कठिन होता है। एक ही कक्षों की आवश्यकता होती है। साधारण शिक्षण में ऐसा कुछ नहीं होता है। साधारण शिक्षण में प्रशिक्षक भी निर्देशन दे सकता है। छात्र अध्यापक अधिक छात्रों के लिए उपयोगी है, जबकि उपयोगी है। अब बात करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। जिसमें पहला प्रकार है प्रस्तावना कौशल, जिसे हम विन्यास प्रेरणा भी कहते हैं और इंग्लिश में इंट्रोडक्शन स्किल भी कहते हैं। प्रस्तावना कौशल सभी शिक्षण कौशलों का केंद्र बिंदु है। इसका प्रयोग नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए किया जाता है। शिक्षक कक्षा में जाकर सबसे पहले प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत क्रम रूप से प्रश्न पूछता है और छात्र प्रतिक्रिया स्वरूप पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस प्रकार शिक्षक यह निश्चित कर लेता है कि प्रस्तुत की जाने वाली विषय वस्तु बालकों के ज्ञान या बोध के अनुकूल है या नहीं। इससे छात्र नई सूचनाएं ग्रहण करने के लिए उत्सुक रहते हैं या तत्पर रहते हैं। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान को इस प्रकार से नवीन ज्ञान से संयोजित किया जाए कि बालक उसे जानने के लिए उत्तेजित हो जाए।
प्रस्तावना अनेक प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती है, यानी प्रश्नों के द्वारा, चित्र चार्ट के द्वारा, कहानी के द्वारा कथन के द्वारा। परंतु उचित प्रस्तावना कहलाने हेतु यह आवश्यक है कि वह छात्रों का ध्यान आकर्षित करे। प्रस्तावना चाहे प्रश्नों से प्रारंभ की जाए, चाहे कथन कहानी कहकर उसका संबंध मुख्य लक्ष्य से नहीं हटना चाहिए, तथा प्रस्तावना यथा संभव संक्षेप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। अब प्रस्तावना के क्या उद्देश्य होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोडक्शन, उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए? पहला उद्देश्य छात्रों को प्रस्तुत पाठ के लिए तैयार करना, पहला उद्देश्य। दूसरा है पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से जोड़ना। नेक्स्ट है पूर्व कालांश की प्रति छवि को छात्रों के मन पटल से हटाना। नेक्स्ट छात्रों को प्रस्तुत पाठ के लिए प्रेरणा प्रदान करना। नेक्स्ट उपरोक्त चारों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक विभिन्न उपायों से पाठ की प्रस्तावना करते हैं। अब पाठ प्रस्तावना की आवश्यकता क्यों होती है? नीड ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल, जिसमें पहली बात आती है कि प्रस्तावना कौशल में से छात्र अध्यापकों को पूर्व ज्ञान का पता चल जाता है। इसके अनुसार ही अध्यापक शिक्षण करवाता है। पाठ्य अभिसूचन, उद्देश्य कथन करने के लिए प्रस्तावना कौशल भी आवश्यक है। रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रस्तावना कौशल आवश्यक है। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी ये प्रस्तावना कौशल आवश्यक है। छात्रों को नवीन ज्ञान सिखाने के लिए भी यह प्रेरित करता है। अब बात आती है कि प्रस्तावना कौशल को रुचिकर बनाने के लिए अध्यापक को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें पहली बात आती है कि अध्यापक को छात्रों का पूर्व ज्ञान होना आवश्यक जरूरी है, या पूर्व ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात प्रस्तावना प्रश्न 4-5 होने चाहिए। प्रस्तावना प्रश्न छात्रों के अनुकूल होने चाहिए। प्रस्तावना उद्देश्यपूर्ण हो और अपने पर्यावरण से संबंधित भी होनी चाहिए। प्रस्तावना का जो अंतिम प्रश्न होता है वह छात्रों के समक्ष बोलकर छोड़ना चाहिए, जिसे हम समस्यात्मक प्रश्न भी कहते हैं। प्रस्तावना क्रमबद्ध रूप में भी होनी चाहिए। प्रस्तावना के लिए हमेशा प्रश्न ही पूछे जाए यह आवश्यक नहीं है। प्रस्तावना को आकर्षक एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए कभी हम प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से भी कर सकते हैं, कहानी के माध्यम से भी कर सकते हैं, कथनों के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब आता है सेकंड कौशल, प्रश्न कौशल, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। इस कौशल का प्रतिपादन सुकरात ने किया था। वे अपने शिष्यों से प्रश्न पूछते थे तथा शिष्य उत्तर देते देते ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः आज भी इस विधि को सुकरात विधि कहते हैं। अध्यापक व छात्र के मध्य अंत्यक्रिया इंटरेक्शन प्रश्नों के माध्यम से ही होती है, अन्यथा शिक्षण निष्क्रिय व प्रवीण हो जाती है। अध्यापक व छात्र के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करते हैं। प्रश्न अध्यापक और छात्रों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करते हैं, जिसके द्वारा दोनों सक्रिय भी बने रहते हैं। अब प्रश्न कौशल के क्या उद्देश्य हैं, क्यों पूछने चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। शिक्षण में शिक्षक द्वारा प्रश्न करने के कुछ उद्देश्य निर्धारित हैं। पहला है पाठ के विकास के लिए, शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए, छात्रों में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, स्मृति बढ़ाने के लिए, छात्रों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, साथ ही नवीन ज्ञान जोड़ने के लिए, सक्रियता बनाए रखने के लिए साथ ही उनमें शिक्षण में भागीदारी बनाने के लिए और किए गए शिक्षण कार्य का मूल्यांकन करने के लिए है शिक्षण प्रश्नों की आवश्यकता होती है। अब बात आती है प्रश्नों के गुण, किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने वाले होने चाहिए। प्रश्न इस प्रकार से हो जो हमने अपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं वो हमें प्राप्त हो। दूसरी बात, प्रश्नों की भाषा सरल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्नों का उत्तर निश्चित होना चाहिए। अच्छा प्रश्न वह होता है जिसका उत्तर देने के लिए छात्र अपनी मानसिक शक्तियों पर चिंतन करे। प्रश्न ऐसे भी होने चाहिए जो पाठ के विकास में सहायक हो। प्रश्नों का क्रम तार्किक होना चाहिए। प्रश्न छात्रों के अनुकूल होने चाहिए। प्रश्न विषय से संबंधित होने चाहिए। यथासंभव प्रश्न पुस्तकीय न होकर स्वनिर्मित होने चाहिए और छात्रों को सक्रिय रखना भी जरूरी है। अब बात आती है प्रश्नों का महत्व क्या है। प्रश्न रुचिपूर्ण वातावरण बनाने में सहायक है। अध्यापक व छात्र एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। प्रश्न बालकों को उत्प्रेरित करते हैं, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं, शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करते हैं और छात्रों की जिज्ञासा शांत करने में भी सहायक है। प्रश्न के महत्व के विषय में कुछ शिक्षाविदों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत भी किए, जिसमें पार्कर के अनुसार प्रश्न आदत कौशल स्तर के अंदर पूरी शैक्षिक प्रक्रिया की कुंजी
है। अब प्रश्न पूछते समय हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। पहला, क्या से संबंधित प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। केवल खोजपूर्ण प्रश्नों में ही क्या से प्रारंभ होने वाले प्रश्न होने चाहिए। प्रश्नों को जटिल भाषा में ना पूछा जाए। कक्षा में घूम घूम कर प्रश्न ना पूछे। अत्यधिक नून पदीय या दीर्घ पदीय प्रश्न न पूछे जाए। प्रश्न पूछते समय आवश्यकता अनुसार उचित आरोह अवरोह का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर भी करना चाहिए। प्रश्न पूछने के पश्चात छात्रों को सोचने का अवसर भी देना चाहिए। नेक्स्ट, दोहरे वाले वाक्य हाँ या नहीं में उत्तर वाले प्रश्न भी न पूछें। प्रश्न करते समय कक्षा का वातावरण भय से मुक्त होना चाहिए। प्रश्न पूरी कक्षा को संबोधित करके पूछा जाए, न कि किसी एक छात्र को। प्रश्न स्पष्ट आवाज में होने चाहिए। प्रश्न स्वाभाविक ढंग से प्रश्न मुद्रा के रूप में पूछा जाए। एक प्रश्न को पुनः ना पूछे। कमजोर छात्रों के अधूरे उत्तर को स्वयं की सहायता से पूरा करे। इससे वह अपने को ही हीन नहीं समझेगा। अब प्रश्नों के प्रकार किस प्रकार का। प्रस्तावना प्रश्न, जो कि पाठ के प्रारंभ में होने चाहिए। विकासात्मक प्रश्न, जो कि 4 से 5 प्रश्न बनाए जाते हैं। यह पाठ के विकास के लिए किए जाते हैं। विचारात्मक प्रश्न, जो पाठ के बीच बीच में किए जाते हैं। नेक्स्ट, समस्यात्मक प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न होता है। तुलनात्मक प्रश्न, 2 कथनों के मध्य तुलना वाला प्रश्न है। बोध प्रश्न, जिसमें कि बोध से संबंधित जो एक छात्राध्यापक प्रस्तावना कौशल करने के पश्चात जो छात्राध्यापक कथन करता है, उसके पश्चात अध्यापक यह पता करना चाहता है कि उसके द्वारा जो विषय वस्तु छात्रों को समझाई गई है, वह विषय वस्तु छात्रों की समझ में आई है नहीं आई है। उसके बाद वह उसके लिए वह बोध प्रश्न व मूल्यांकन प्रश्न करता है। अब आते हैं प्रश्नों के घटक, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। एक अध्यापक को प्रभावशाली शिक्षण हेतु प्रश्नों की पूछने की कला कौशल होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए प्रश्नों को निम्न घटकों में ध्यान में रखना चाहिए। पहला है भाषा, लैंग्वेज। प्रश्नों की जो भाषा हो सरल व शुद्ध व स्पष्ट हो। नेक्स्ट, व्याकरण की शुद्धता का ध्यान रखें। नेक्स्ट, भाषा छात्रों के स्तर के अनुसार हो। यदि प्रश्न की भाषा कठिन या अस्पष्ट होगी तो शिक्षार्थियों को उसका उत्तर देने में कठिनाई होगी। यदि कक्षा 6 के शिक्षार्थी से पूछा जाए उदाहरण के रूप में जैसे कि कौन कौन लड़ा युद्ध में हल्दी घाटी के, यह जो वाक्य है यह अशुद्ध है। इसको शुद्ध रूप में इस प्रकार से पूछा जाना चाहिए कि हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है कि पुत्र का क्या नाम था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से न पूछकर हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था, इस प्रकार से पूछा जाए। अब बनावट के संदर्भ में बात करते हैं। प्रश्नों की रचना इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए कि उत्तर उन्हीं में निहित हो। ऐसे प्रश्नों से शिक्षार्थियों की रुचि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि उदाहरण, तापमापी किसका मापन करता है। क्योंकि तापमापी किसका मापन करता है, इस क्वेश्चन के अंदर उत्तर भी छिपा होता है। इस कारण इस प्रकार के प्रश्न हमें नहीं पूछने चाहिए। उसी प्रकार से चाय 4 पाई के कितने पाए होते हैं। देखिए आप इसमें इस प्रश्न में भी उसका उत्तर छिपा होता है कि 4 पाई के अंदर 4 पाए होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें नहीं पूछने चाहिए। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है। अब इस क्वेश्चन में भी त्रिभुज में त्रि का यहाँ अर्थ है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमें नहीं पूछने चाहिए। बरसाती मेंढक किस ऋतु में पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन की बनावट नहीं होनी चाहिए। हाँ और नहीं उत्तर वाले प्रश्न भी नहीं पूछने चाहिए। जिस प्रकार जैसे, क्या राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है। क्या बाबर प्रथम मुगल सम्राट था। क्या तुलसी का पौधा हमेशा ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। क्या 100 का वर्गमूल 10 है। तो इस प्रकार के प्रश्नों से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात आती है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता से अर्थ प्रश्न के पाठ्य वस्तु से संबंधित होने तथा उपयुक्त होने से है। उदाहरण, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक स्थिति कैसी थी। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा का नियोजन किस प्रकार से किया गया। संज्ञा, समाज व सर्वनाम क्या है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र को स्पष्ट कीजिए आदि। नेक्स्ट है खोजपूर्ण प्रश्न होने चाहिए। अध्यापक द्वारा जब पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में छात्र असहमत रहता है तब खोजपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण, भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया। छात्रों की तरफ से उत्तर आता है, निरुत्तर हो जाते हैं। अब हमें पूछना चाहिए कि भारत कब स्वतंत्र हुआ। उत्तर आएगा 15 अगस्त 1947। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा कि भारत को स्वतंत्र कराने में हम किन किन महापुरुषों का योगदान रहा।
तो उत्तर आता है लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सरदार भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि। नेक्स्ट आता है कि इनमें से राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? उत्तर आता है महात्मा गांधी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जी ने कौन सा प्रसिद्ध आंदोलन चलाया? तो उत्तर आता है भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार से खोजपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से हम समस्यात्मक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही रिक्त स्थान वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न लिखित रूप में मूल्यांकन के समय उपयोगी होते हैं। इन प्रश्नों में शिक्षक जानबूझकर एक वाक्य में शब्दों को छोड़ देता है और शिक्षार्थियों को उसकी पूर्ति करनी चाहिए। उदाहरण, मनुष्य फिल इन द ब्लैंक्स प्राणी है, कोशिका की खोज फिल इन द ब्लैंक ने की थी, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी फिल इन द ब्लैंक हम दोनों थे। नेक्स्ट कक्षा में हम व्याख्यान कौशल या स्पष्टीकरण कौशल, जिसे हम स्किल ऑफ लेक्चरिंग कहते हैं, इसी संदर्भ में हम बात करेंगे।